माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेलों में हैं। और इस बार नौतनवा विधानसभा में भी कमल खिलेगा और पहली बार नौतनवा ब्लॉक पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। वो भी ऐसी स्थिति में जब जमाया जब ये दोनों प्रतिद्वंदी लोग अंत में एक हो गए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत हुई। जो जंगल सक ट्रामवे परियोजना थी, उस ट्रामवे परियोजना को हम लोग एक बड़े पिकनिक स्पॉट के रूप में, बड़े पर्यटन का स्थल के रूप में उसको विकसित करके और भगवान तथागत बुद्ध के ननिहाल जो नरसिंहा है वहाँ तक उसको जोड़ेंगे ताकि देसी विदेशी पर्यटक वहाँ आकर के एक बड़ा पर्यटन स्थल वो बन सके। नहीं, ठीक है, जो पार्टी में काम करता है तो टिकट तो मांगना है। अब वो तो पार्टी हाईकमान जो तय करेगी, जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ सभी कार्यकर्ता लगेंगे। जनता ने इस बार इस क्षेत्र में कमल खिलाने का मन बना लिया है। 2022 के चुनाव में नौतनवा से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतने जा रही है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विक्की सिंह। इस समय हम नौतनवा विधानसभा में मौजूद हैं और नौतनवा विधानसभा में होने के नाते हमारी जो चुनावी चर्चा है, चुनावी यात्रा है, वो नौतनवा विधानसभा पहुंच चुकी है और यहाँ पर नेताओं से बात करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस बीच इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के एक प्रखर नेता और साथ ही पत्रकार भी। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे और चूँकि ये उम्मीदवारी भी कर रहे हैं कि भाजपा से इनको टिकट मिले और ताकि एक बार नौतनवा विधानसभा में कमल खिला सकें। ऐसे में हमारे साथ है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय हम चाहते हैं। सबसे पहले उत्कर्ष पत्रिका में आपका स्वागत है पत्रकार जी, और साथ में चाहते हैं एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं जगदीश गुप्ता, मैं पिछले 3 दशक से इस क्षेत्र में पत्रकारिता करता हूँ। अभी फिलहाल मैं राष्ट्रीय सहारा में जिला संवाददाता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों से मैं मान्यता मुझे प्राप्त है। इसी से जुड़ा सबसे पहला सवाल पत्रकार साहब आपसे कि पत्रकारिता एक अलग क्षेत्र हो गई और राजनीति एक अलग क्षेत्र हो गई। पत्रकारिता से राजनीति में ये कन्वर्जन किस हिसाब से देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मूलतः दोनों का उद्देश्य ही हर आम आदमी को न्याय दिलाना है। चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे राजनीति हो, उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी की बात को उच्च पदस्थ या शासन तक पहुंचाना पत्रकारिता का भी धर्म है और कर्म है। और शायद राजनीति का भी यही उद्देश्य है कि हम आम आदमी के हित के लिए क्या अधिक से अधिक कर सकें। हाँ, एक बात का अंतर जरूर है कि भाई पत्रकारिता में कोई दल नहीं होता और राजनीति करने के निश्चित तौर पर किसी न किसी दल की सदस्यता लेनी पड़ती है। आपने बताया कि अंतिम व्यक्ति तक जो है मदद पहुंचाने, सहायता पहुंचाने का जो है काम चाहे पत्रकारिता हो या फिर राजनीति करती है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं चाहे पत्रकारिता हो या फिर राजनीति, बिल्कुल परिभाषा अलग हो चुका है। एक समाज की आईना कहे जाने वाली पत्रकारिता है और एक तरीके से कहा जाए तो अपनी नीतियों द्वारा जनता पे राज करना राजनीति है, लोक के लिए, जन के लिए, लोकतंत्र के लिए। अभी जो है फिलहाल जो परिभाषा है राजनीति और पत्रकारिता की वो अलग हो चुकी है। इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, देखिए, चीज़ें तो समय के साथ बदली हैं और आपकी बात तो को मैं एकदम सिरे से नहीं खारिज करता। देखिए, गिरावट तो समाज के हर क्षेत्र में आई है, तो न तो उससे राजनीति अलग है, न पत्रकारिता अलग है। बावजूद इसके, इस गिरावट के बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम और अपना कर्तव्य कर रहे हैं। चलिए, इन सब से हटके एक दूसरा सवाल राजनीति पे आते हैं। भाजपा विगत हमको मालूम है नौतनवा विधानसभा में अभी तक भाजपा नहीं आई है। सपा आया, बसपा आया, कांग्रेस आया, निर्दल लोग आए। क्या कारण है, ऐसा क्या चीज़ छूट जा रहा है कि भाजपा जो है विधानसभा में अपना प्रभुत्व नहीं जमा पा रही है? देखिए, ये जो विधानसभा नौतनवा है, ये पहले लक्ष्मीपुर था। 2012 के परिसीमन के बाद ये नौतनवा विधानसभा हुई। वास्तव में 80 के दशक के बाद यह क्षेत्र जो है वो माफियाओं के हवाले हो गया। 80 में जब आम चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस समय एक मार्ग दुर्घटना में घुरहू सिंह नाम के एक उम्मीदवार थे जिनकी एक मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई और 81 में उपचुनाव हुआ यहाँ लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो उस वक्त वीरेंद्र प्रताप शाही जो पूर्वांचल के बड़े माफिया थे वो यहाँ से निर्दल विधायक जीत गए और 80 के दशक से लेकर अब तक ये क्षेत्र इन माफियाओं के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया।
कभी वीरेंद्र प्रताप शाही, उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी, कभी अखिलेश सिंह, फिर अखिलेश सिंह के भाई मुन्ना और सिंह। ऐसा ये भी माना जाता है कि 80 के दशक के बाद जो है माफियाओं का शुरुआत होता है, चाहे हरिशंकर तिवारी की बात हो, चाहे वीरेंद्र प्रताप शाही की बात हो, जी वहीं से। और ये माना जाता है, लेकिन आपने कहा अभी तक हम शायद मेरे जानकारी में जहाँ तक ये है कि 90-95 के बाद से जो है माफियाओं का राज धीरे धीरे, उसके बाद मुख्तार अंसारी टाइप के लोग उभरना स्टार्ट हुए। तो हमको लगता है कि अब कहीं ना कहीं माफियाओं का वो राज उस हिसाब से ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। योगी जी की सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ दिया। माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेलों में हैं, और इस बार 99वां विधानसभा में भी कमल खिलेगा, निश्चित तौर पर खिलेगा। पिछले 2 चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जो पंकज चौधरी जी आज भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, उनकी जीत हुई है। पिछले 2017 के जो लोक विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और पहली बार 99वां ब्लॉक पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। वो भी ऐसी स्थिति में जब जमाया जब ये दोनों प्रतिद्वंदी लोग अंत में एक हो गए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत हुई। इस बार निश्चित तौर पर 2022 में 99वां विधानसभा में भी कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। लॉ एंड ऑर्डर के जो कानूनी व्यवस्था है उसके ऊपर लगातार भाजपा के ऊपर सवाल उठते हैं। अभी आपने कहा कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या तो फिर सलाखों के पीछे हैं। हमारा सवाल ये है, गोरखपुर में अंकुर शुक्ला हत्याकांड होता है। गोरखपुर में एक डीडीयू की छात्रा, दलित छात्रा थी, वो फांसी लगा के मर जाती है। तो उसके बाद जगह में एक कांड होता है, आप पढ़े होंगे। और तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। क्या लगता है कि जो गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डर नहीं रहे हैं सरकार से, या फिर क्या है? चूँकि अब तो गुंडा राज योगी जी कहते हैं ख़त्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपराधियों पर लगाम लगा है। रह गई आपराधिक घटनाएं तो छिटपुट होती ही रहती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अपराध, सुनियोजित अपराध, प्लान्ड रेप में जो अपराध पहले होते थे, उन अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगा है। ये तो खैर घटनाएं हो जाती हैं, ये तो हर घटनाओं के पीछे अलग अलग नेचर होता है। कोई पारिवारिक विवाद में हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये तो होता रहेगा, इसमें बहुत ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वास्तव में अपराधी थे, जिनका पेशा था, उस अपराध पर अंकुश योगी सरकार में लगा है। अंकुश जो है योगी सरकार में लगा है। और एक और, अब चूँकि सत्ता पक्ष से आप जिस पार्टी का आप दामन थामे हैं, सत्ता पक्ष में वो पार्टी है। एक चीज़ हमेशा हर जो है, चाहे निचले तबके के लोग हों, चाहे बड़े स्तर के लोग हों, हमेशा एक चीज़ सता रही है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। एक मूलभूत सवाल है ये, हर पत्रकार कहीं ना कहीं भाजपा के नेता से पूछ रहा है। मैं भी एक बार पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपका दृष्टिकोण इस पूरे नज़रिया क्या रखते हैं? महंगाई पर, महंगाई, बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं। अभी एग्ज़ाम था टेट का, कैंसिल हो गया। हाँ, और 26 तारीख को होना था, अभी देखिए क्या होने वाला है। कैंसिल हो गया। उसमें अपराधी जेल गए, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, और परीक्षा फिर होने जा रही है। नौकरियां योगी सरकार में भी मिली हैं, बहुत सारी नौकरियां मिली हैं। ग्रुप डी की एक वैकेंसी थी, लगभग 1,20,000 की नौकरी थी, 1,20,000 पद थे। अभी तक मैं उसको खुद भरा था, और लगभग पिछले 2 साल हो गए वो, अभी तक वो उसका पूरा कुछ निवारण नहीं निकला। देखिए, ऐसा है कि नौकरियों में पूरी तरह पारदर्शिता हुई है। जो भी नौकरी योगी सरकार में मिली है, जिसको भी मिली है, पूरी तरह से पारदर्शिता हुई है। कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है इस सरकार पर नौकरी में। पहले की सरकारों में आपको पता होता था कि नौकरियां कैसे एक जात विशेष के लोगों को दी जाती थी, जात पूछ करके नौकरियां मिलती थी। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, भाजपा अगर 99वां विधानसभा में आती है तो ऐसे 5 काम गिनाइए जो अभी अछूता रह गया है, और भाजपा के आने के बाद भाजपा के नेता अगर इस विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो वो पूरा करते नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहला, भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से चुनाव जीतेगी तो सिहाभार से टेढ़ी घाट तक जो जंगल का इलाका है, इस जंगल के इलाके में आज भी जंगली जानवर आ करके जो ग्रामीणों पर हमला बोल देते हैं। कुछ दिन पहले एक घटना सामने आई थी इस पर। जी हाँ, हम वहाँ घटना स्थल पर भी गए थे, सिमरावा में। वो उसकी बाड़बंदी का काम करेगी। ये प्राथमिकता सूची में है कि उस पर जंगल के किनारे बाड़ लगाए जाएंगे, ताकि जंगली जानवर से जो जंगल के किनारे रहने वाले ग्रामीण हैं वो सुरक्षित हो सकें। दूसरा,
हम लोगों के एजेंडे में है कि इस बार हम लोग लक्ष्मीपुर को टाउन एरिया का दर्जा दिलाएंगे। अच्छा। तीसरा, लक्ष्मीपुर में जो जंगल सक ट्रामवे परियोजना थी, उस ट्रामवे परियोजना को हम लोग एक बड़े पिकनिक स्पॉट के रूप में, बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित करके और भगवान तथागत बुद्ध के ननिहाल जो बनरसिंहा है वहाँ तक उसको जोड़ेंगे, ताकि देसी विदेशी पर्यटक वहाँ आकर के एक बड़ा पर्यटन स्थल वो बन सके। एक रोहिन बैराज का काम है जो अभी अपूर्ण है, जिस पर सरकार ने पैसा दे दिया है, उसका भी शिलान्यास करके हम लोग काम उस पर कराएंगे, ताकि इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक हो सके। और पांचवा, यहाँ औद्योगिकरण की दिशा में भी कुछ न कुछ प्रयास होगा कि जो इस क्षेत्र की मेधा, इस क्षेत्र की ऊर्जा जा करके अहमदाबाद, बेंगलोर और गुजरात में काम करती है, उसको यहाँ रोक करके इस क्षेत्र का विकास किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ नौतनवा या फिर इस थोड़े आगे के क्षेत्र में जाएंगे तो बाढ़ की जो समस्या है ये लगातार बनी होती है। जी, बाढ़ की समस्या का एक अस्थाई, क्योंकि ये क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल में बारिश, जो नदियाँ उधर से आ रही हैं, सब जो ही नेपाल में थोड़ी बारिश होती है ओवरफ्लो हो जाती है। एक महाव नदी की समस्या है। महाव नदी के कारण ये है कि उसमें जो उधर से पानी आता है, तो पानी आते आते वो सिल्ट इतना ऊपर हो जाता है कि वो पूरा ऐसे छिछला हो जाता है, तो थोड़े पानी में ही ओवरफ्लो हो जाता है। उसका अस्थाई हल ये है कि उस नहर को का सिल्ट निकाल दिया जाए, सिल्ट निकाल के प्रतिवर्ष उस नहर को गहरा किया जाए, ताकि वो जो ओवरफ्लो हो जाता है पानी, उसको अंकुश लगाया जा सके। अच्छा, एक और लगातार जो है आरोप लगता रहा है भाजपा पे कि भाजपा जब कोई भी काम करती है तो शिलान्यास पहले वर्ष में कर देती है और लोकार्पण जो है 5वें वर्ष में करती है, क्योंकि चुनाव आने वाला रहता है 5वें वर्ष में। तो ये किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे? आप गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर, दो बड़ी चीज़ हुई है ना, गिनाने को तो बहुत सारे शिलान्यास और उद्घाटन है, लेकिन ये दो बड़ी चीज़ें हैं। कब से फर्टिलाइजर बंद था, और एम्स की मांग के लिए आप अखबार जगत से जुड़े हुए आदमी हैं, कई अखबारों ने इस पर मुहिम चलाया गोरखपुर में कि यहाँ एम्स बनना चाहिए। आज आप देखिए, शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, ओपीडी भी शुरू हो गई, खाद कारखाने में प्रोडक्शन शुरू हो गया। आपको हम बताएं कि खाद कारखाने का जो पूरा कवरेज था वो मैं ही किया था। तो वहाँ पर मैंने स्थानीय लोगों से, जो फर्टिलाइज़र में इस समय हैं, स्थानीय लोग जो घर बना के रह रहे हैं, जो घर पहले से लीज पे भी लिए हैं, उन लोग की एक समस्या है कि कुछ लोग वहाँ पर इंजीनियर टाइप के लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर पढ़े हुए लोग हैं। वो उन लोग का कहना है कि हम गए थे क्या कहते हैं कारखाने में, बात हुई और वो कहते हैं कि हम जो स्थानीय लोग को नौकरी नहीं देंगे। ये हमारे संज्ञान में बात नहीं है इसका। और वहाँ पे कई लोगों को जो है ये भी कहा जा रहा है कि विद्यालय बनाने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया है, इससे बुलडोज़र चलाया जा रहा है वहाँ पे उनके घर पे। और चूँकि मेरी वीडियो पड़ी हुई है आप मेरे चैनल पे, और वहाँ के लगभग 300 ऐसे घर हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। तो एम्स बनाना तो ठीक है भाई, किसानों के लिए काम हो रहा है। एम्स फर्टिलाइज़र बनाना ठीक है, किसानों के लिए काम हो रहा है। एम्स बनाना ठीक है, आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। मरीज़ जो दिल्ली बम्बई जा रहे थे वो अब यहीं दिखाएंगे, बढ़िया काम हुआ है। लेकिन जो ये खाद कारखाना बना है, इससे वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब उनका ये भी एक कहना है कि पर्यावरण का जो मसला है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, वो भी एक मसला उभर कर सामने आ रहा है। अब 300 घर हैं, 300 घर में मान लीजिए, अगर एक घर में मान लीजिए 4 परिवार रहता है, तो इस हिसाब से भी एक 1000-2000 लोग वहाँ पर रहते होंगे। तो किस हिसाब से देखते हैं इसको? मुझे इसकी जानकारी अभी है नहीं। अब आप कह रहे हैं तो मैं इसको पता करता हूँ, पता करके मैं बताता हूँ कि क्या मुझे जानकारी में है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल ये, भाजपा में चूँकि अभी तक नहीं आई है यहाँ पर नौतनवा विधानसभा में, और तमाम उम्मीदवार उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के जिस भी नेता से पूछो वो यही कहता है कि सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, और भाजपा के हर कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि वो टिकट मांगे। नहीं, ठीक है, जो पार्टी में काम करता है तो टिकट तो मांगना है। अब वो तो पार्टी हाईकमान जो तय करेगी, जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ सभी कार्यकर्ता लगेंगे। एक और चीज़ कि कई लोगों से हमने जो है लोग से बात किया, जनता से बात किया, चूँकि चुनावी यात्रा हम लोग की जारी है, तो कई लोगों से बात किया, तो एक चीज़ ये भी उभर कर सामने आ रही है नौतनवा विधानसभा में कि जो भाजपा नेता हैं वो बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। किसी एक गांव में प्रमुख को चुनते हैं और उनसे बात करके फिर चले आते हैं। जनता से जो जुड़ाव है
वो नहीं हो पा रहा है और यही वजह बन रहा है कि भाजपा लगातार यहाँ पर विफलता का सामना कर। नहीं, वोट तो बढ़ रहे हैं। अभी 2019 में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 1,30,000 से अधिक इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को मत मिले हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो जनता ने इस बार इस क्षेत्र में कमल खिलाने का मन बना लिया है। 2022 के चुनाव में नौतनवा से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतने जा रही है। 2022 में फिर से अगर ये माने हम प्रदेश स्तर पे तो कितनी सीटें लगभग आ रही हैं भाजपा की, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगभग नवंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि 400 सीटें हमारी आएंगी, तो उनका मजाक उड़ गया। फिर वो बोले बहुमत में हमारी सरकार बनेगी, 320 जो है सीटें हमारी आएंगी। भाजपा कितनी सीटें के दावा कर रही है? 350 से कम सीटें भाजपा जनता की नहीं आने वाली। 350 सीटें जो है भाजपा की इस बार आने वाली हैं और ऐसा माना जा रहा है पत्रकार जी के हिसाब से कि इस बार नौतनवा विधानसभा में फिर से जो है कमल खिलने वाला है। देखते हैं 2022 में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से नौतनवा विधानसभा में कमल खिलता है या फिर नहीं खिलता है, या फिर कमल के उम्मीदवार लखनऊ विधानसभा में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। देखना दिलचस्प होगा। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।